क्या आपने पर्वतीय इलाके में वर्षा ऋतु को देखा है? बहुत सुंदर है, मनोरम दृश्य है। नमस्कार, अब आइए आज हम पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता सीख लेंगे। इसके कवि हैं श्री सुमित्रानंदन पंत जी। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि माना जाता है। आइए सीख लें। पावस ऋतुदी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। प्रकृति का सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी अपनी कविता में हिमालय पर्वत के आसपास वर्षा ऋतु के होने का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने कहा है कि ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु के होने के कारण प्रकृति का रूप बदल रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि हर पल 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 यानी हर पल प्रकृति अपना वेश बदल रही है। देख ले कैसा लगेगा। देख लो, प्रकृति का वेश बदल गया और बदल गया। काले काले बादल आकाश में छा गए हैं। वर्षा शुरू होने वाली है अभी। देख लो, हाँ, वर्षा शुरू हो गई है। तो पर्वतीय प्रदेश यानी माउंटेन रीजियन और पावस ऋतु का मतलब वर्षा ऋतु। प्रकृति वेश, प्रकृति का रूप, जैसे हम मनुष्य अपना वेश बदल रहा है, उसी प्रकार प्रकृति अपना रूप बदल रही है। कितना सुंदर वर्णन है, समझ लिया ना। देख लीजिए, हिमालय पर्वत कितना सुंदर है, कितना मनोरम दृश्य है। कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने इसका बहुत मनोरम चित्रण किया है। उनकी भाषा तो चित्रमयी भाषा है। बहुत सुंदर रूप से उन्होंने हिमालय पर्वत का चित्रण किया है, वर्णन किया है। देख लीजिए, वे कहते हैं कि मेखलाकार पर्वत है। मेखलाकार यानी करघनी के आकार वाला, आकार यानी शेप वाला एक पर्वत। इसका मतलब ये पर्वतमाला है। इसकी अनेक चोटियां होती हैं। इसकी सबसे बड़ी चोटी होती है माउंट एवरेस्ट, फिर कांचनजंगा, जेनेवा स्पर, माउंट केटू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, अनेक चोटियां होती हैं। ये बहुत सुंदर गहने जैसे हैं प्रकृति के लिए। तो जिस प्रकार स्त्रियां करघनी नामक एक आभूषण पहनती हैं, खास तौर पर अपनी शादी के अवसर पर, शायद आपने देखा होगा, अपनी कमर पर एक आभूषण पहनती हैं, और उसी प्रकार ये पर्वतमाला प्रकृति का आभूषण है। इसलिए कवि ने कहा है कि मेखलाकार पर्वत अपार, इसमें इस पर्वतमाला है, इसलिए उन्होंने नंबर ऑफ पर्वतमाला, अपार, मेखला यानी करघनी का आकार वाला। फिर कवि ने आर्क शेप्ड है, ये माउंटेन आर्क शेप्ड है, इसलिए उन्होंने मेखलाकार या करघनी का उदाहरण ले लिया है, या करघनी के द्वारा इसकी इसकी उपमा की है। फिर देखिए, कवि ने इसकी आंखें कही हैं। किसे इसकी आंखें कही हैं, देख लीजिए। पर्वत पर उगे हुए फूलों को कवि ने इस महान पर्वत की आंखें कही हैं, क्योंकि ये तो छोटी छोटी दो आंखें नहीं है। सहस्र दृग सुमन, सुमन यानी फूल, दृग यानी आंखें, सहस्र ये तो एक या दो छोटी छोटी आंखें नहीं होती, फिर हजारों, सहस्र यानी हजारों, thousands of flowers are the eyes of the mountain। तो कवि ने कहा है कि हजारों सुमन रूपी आंखें फाड़ कर, फाड़ना यानी वाइडली ओपन, ये महान पर्वत अवलोक रहा है बार बार निज महाकार, बार बार अगेन एंड अगेन अवलोक देख रहा है। क्या देख रहा है? अपना महान आकार, यानी उसे
सरप्राइज, वो तो हैरान हो जाता है, इतना महान आकार, मेरा तो इतना महान आकार है, लेकिन कहाँ दिख रहा है महान आकार? देख लीजिए, उसके चरणों पर एक जलाशय है। तो नीचे स्थित जल में या जलाशय में अपना महान आकार सुमन रूपी या फूलों रूपी आंखों से देख रहा है, बार बार देख रहा है। मतलब पर्वत अपने आप हैरान हो जाता है कि इतना महान आकार है मेरा। कितना सुंदर वर्णन है ना? सिर्फ पंडित जी ही ऐसा वर्णन कर सकते हैं। पहली पंक्ति में कहा था ना, पर्वत हजारों सुमन रूपी आंखों से अपना महान रूप देखकर हैरान हो गया है। देख लीजिए, उसके चरणों पर, पर्वत के चरणों पर एक जलाशय है। यह तो जलाशय है जिसके चरणों में, मतलब at the feet of mountain, पलाताल, ताल यानी तालाब, situated, बड़ा सा तालाब दर्पण जैसा है। ये विशाल तालाब दर्पण जैसा है, जिसे देखकर कवि को लगता है कि पर्वत अपना महान आकार इस तालाब, ये तो दर्पण जैसा तालाब है ना, तो इसमें देखकर हैरान रह गया है। और बता दीजिए, ये तालाब कहाँ स्थित है? पर्वत के चरणों पर स्थित है। समझ लिया ना? सुमित्रानंदन पंत जी ने अनेक स्थानों पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, यानी पर्सोनिफिकेशन। जैसे प्रकृति अपना रूप बदल रही है, जिस प्रकार ह्यूमन एक्टिविटीज होता है, उसी प्रकार ह्यूमन एक्टिविटीज प्रकृति पर इम्प्लीमेंट करना, इसे तो हम पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार कहते हैं। यहाँ कवि ने प्रकृति का रूप बदल जाना, फिर महान पर्वत अपना आकार दर्पण जैसे जलाशय में दिख रहा है। और अब देख लीजिए, गिरी का गौरव गाने वाला निर्झर, निर्झर यानी वाटरफॉल, वो वाटरफॉल हमारी तरफ गाना गा रहा है। कौन सा गाना? देख लीजिए, गिरी का गौरव, ये महान पर्वत है, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय पर्वत है, इसलिए इसका गौरव तो थोड़ा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा गौरव है। प्रेस्टिजियस हिस्ट्री ऑफ हिमालय पर्वत, प्रेस्टिजियस स्टोरी ऑफ हिमालय पर्वत, इसे कौन गा रहा है? निर्झर गा रहा है। हम निर्झर में भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। देख लीजिए, निर्झर इस तरह बहते हैं, तो उसके झर झर आवाज को कवि ने क्या कहा है? इसे गाते हुए बहने वाला निर्झर कहा है। और यह इसका गाना, इसका ये तो महान पर्वत का गुणगान है ना, इसलिए हमारे नस नस को उत्तेजित कर देता है। यह निर्झर हमें नस मध्य में, बहुत खुशी में और बहुत अधिक मस्ती में मस्त हो जाते हैं, और नस नस यानी हर वेन में, हमारे हर एक वेन में उत्तेज कर देते हैं। और बोलते हैं कि मोती की लड़ियों जैसे सुंदर झाग भरे निर्झर है। देखिए, झाग है ना, फोम जैसा, पानी गिरते गिरते फोम जैसा बन जाता है, और जब पानी की बूंदे चारों ओर गिरते हैं तो उसे मोती की लड़ियां यानी पर्ल बीड्स के समान सुंदर कहा है। यहाँ तो उपमा अलंकार है, पानी की बूंदों को मोती की लड़ियों जैसा सुंदर कहा है। और झाग भरे हैं, झाग यानी बबल्स और फोम जैसा, पानी के गिरते समय ऐसा लगता है कि झाग भरा हुआ है। सो निर्झर का मानवीकरण अलंकार भी किया है, फिर मोती की लड़ियों जैसा उपमा अलंकार भी देख सकते हैं। बहुत सुंदर। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल और कुछ चिंता पर। और देख लीजिए, बहुत सुंदर वर्णन है महान पर्वत के
पर्वत पर, शिवालिक रीजन पर फुल ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ है ना। तो बहुत अधिक बड़े बड़े पेड़ हैं, देवदारू जैसे बड़े बड़े और लंबे लंबे पेड़ हैं। इन पेड़ों को देखकर कवि की भावना यह है कि गिरिवर यानी महान गिरी, महान पर्वत के उर से, हृदय से उठ उठकर ऊपर आ गया है। महान पर्वत के हृदय से निकल आ गया है। कौन? तरुवर, बड़े बड़े और लंबे लंबे पेड़। वे पेड़ कैसे खड़े हैं? उच्चाकांक्षाओं से खड़े हैं। उच्चाकांक्षा यानी महत्वाकांक्षा, यानी ऊंचा उड़ने की इच्छा, ऊंचा उड़ने की कामना, हाई एम्बिशंस। उच्चाकांक्षा यानी हाई एम्बिशंस। और वे पेड़ नीरव नभ यानी साइलेंट स्काई, यानी शांत आकाश में झांक रहे हैं। दे आर पीपिंग आउट टू द साइलेंट स्काई, अनिमेश, staring at the sky, अटल या स्थिर होकर, कुछ वेरी स्टेबल और कुछ चिंताओं में खोए हुए। ये पेड़ कैसे खड़े हैं देख लीजिए। कुछ चिंता में, बहुत लंबे पेड़ हैं। एक्चुअली ये पेड़ इतने लंबे हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश पकड़ने के लिए, सूर्य का प्रकाश मिलने के लिए इतने लंबे लंबे पेड़ पर्वतीय प्रदेश में देख सकते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि यह साइंटिफिक रीजन नहीं है, फिर क्या है कि उनके मन में कुछ महत्वाकांक्षा है, उनके मन में कुछ बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, बड़ी बड़ी अभिलाषाएं या कामनाएं हैं। इन इच्छाओं को मन में लेते हुए वे नीरव नभ, नीरव नभ यानी शांत आकाश, शांत आकाश की ओर देख रहा है, झांक रहे हैं, देख रहे हैं। ये महान महान पर्वत के हृदय से या महान पर्वत के अंदर से बाहर निकले महान पेड़। समझ लिया ना? बहुत सुंदर वर्णन है। पर्वतीय इलाके में खड़े होते हुए पंत जी ने महान पर्वत का सुंदर वर्णन किया था। उसकी आंखों के बारे में कहा, उसके गुणगान करने वाले निर्झर के बारे में कहा, और उनकी छाती से बाहर निकले बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ के बारे में कहा। और अभी काले काले बादल सब कहीं छा गए हैं, तो पर्वत दिखाई नहीं देता। इतने देर तक पर्वत को देखकर कवि ने कई उपमाओं और मानवीकरण के रूप में कवि ने कई बातें कही थी। लेकिन देखिए, अब पर्वत दिखाई नहीं देता, तो कवि ने कहा उड़ गया अचानक लो भूधर। देखिए, भूधर यानी पर्वत अचानक, ऑल ऑफ ए सडन उड़ गया है। कैसे उड़ गया है? अपने पंख पर यानी पंख, पारद के पंख यानी चमकीले चांदी जैसा सुंदर बादल रूपी पंख फटका कर। वो तो महान पर्वत है ना, इसके लिए एक पंख या दो पंख से काम नहीं चलेगा। अपार, अपार यानी मेनी, नंबर ऑफ पारद रूपी या बादल रूपी पंख फटका कर पर्वत कहीं उड़ गया है। पर्वत दिखाई नहीं देता, लेकिन निर्जर के आवाज सुनाई देते हैं। तो कवि कहते हैं रेव, रेव यानी आवाज, शेष रह गए हैं निर्जर। निर्जर की आवाज इज ओनली रिमाइनिंग हियर। पर्वत दिखाई नहीं देता, सिर्फ पर्वत से निकलने वाले निर्जर की आवाज सुनाई दे रही है। फिर कवि को लगता है कि देखो, आकाश, अंबर यानी आकाश, आकाश भू पर यानी भूमि पर टूट पड़ा है। वर्षा की तीव्रता के कारण पर्वत दिखाई नहीं देता। तो कवि ने कहा कि देखो, पर्वत उड़ गया है। कैसे उड़ गया है? पारद के पंख, अपार पारद के पंख लगाकर पर्वत
पंख फटकाकर पर्वत ऊपर कहीं उड़ गया है। निर्झर की आवाज सिर्फ सुनाई दे रही है। फिर कवि को लगा है कि देखो आकाश भूमि पर टूट पड़ा है। इसका मतलब हॉरिजन जैसा कवि को लगता है। आकाश भूमि पर छूते हुए आकाश को देख रहा है कवि, और उन्हें लगा है कि हाँ, आकाश भूमि पर टूट पड़ा है। कवि कहते हैं कि वर्षा शुरू हो गई है। वर्षा की तीव्रता के कारण साल के पेड़ डर गए हैं। सब भय, शाल यानी पर्वतीय इलाके में दिखाई देने वाले कुछ पेड़ हैं, बहुत फ्लेक्सिबल पेड़ हैं, इसलिए वो तो डर कर, कवि कहते हैं कि ये पेड़ डर कर धरा में धस गए हैं। देख लीजिए, पेड़ तो वर्षा की तीव्रता के कारण इतना डर गया कि उसने अपना सिर धरा में छिपा दिया है। बहुत अच्छा वर्णन है, देख लीजिए। फिर तालाब में से, तालाब आपको मालूम है ना, यहाँ तालाब है, पर्वत के चरणों पर तालाब है। इस तालाब से धुआं उड़ते हुए देख रहा। इसका मतलब कोहरा ऊपर उड़ रहा है। कोहरा फोग यानी कोहरा ऊपर उड़ गया है, मिस्ट है, चारों तरफ मिस्ट है। इसलिए कवि कहते हैं कि ताल यानी तालाब जल गया है। तालाब जल गया है, इट इज बर्निंग, और ऊपर धुआं उड़ रहा है। कवि को ऐसा लगा कि अभी वर्षा की तीव्रता के कारण साल के पेड़ ने अपना सिर धरती पर या मिट्टी में छिपा दिया है। मानवीकरण अलंकार है। फिर उन्हें ऐसा लगा कि ये पर्वत के चरणों पर स्थित जलाशय जल गया है, जल रहा है, और उसमें से धुआं ऊपर उड़ रहा है। पर्वतीय इलाके में खड़े खड़े कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है वहां के पेड़ों की, निर्झर की, साल के पेड़ के, या तालाब का, सब कुछ अच्छा खासा वर्णन किया है उसका। और फिर कवि ने देखा कि वर्षा कम हो गई और आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। तो कवि ने कहा, देखो, इंद्रजाल महान देव इंद्र देवता इंद्रजाल खेल रहा है, जादू का खेल खेल रहा है, इसलिए इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। वो भी कैसे, इंद्र देवता कैसे आ गया इस पर्वतीय स्थान पर, महान पर्वतीय हिमालय रीजन पर कैसे आ गया? जलदयान, उनका एक व्हीकल है। यान यानी वाहन है, वाहन जलद है। जलद यानी बादल, बादल रूपी या मेघम रूपी वाहन में विचर विचर यानी घूम घूम कर, ट्रैवल करके यानी यात्रा करके इंद्र देवता आकाश में आ गया और उसने क्या किया? जादू का खेल खेला। तो आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर वर्णना है और शायद आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा। आशा है कि ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आप इसका ये पार्ट अच्छी तरह समझ लीजिए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसके लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।